उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार एक और बड़ा दांव चलने जा रही है। ये दांव संबल योजना को लेकर है। सरकार की तैयारी संबल योजना में 2 नई योजनाओं को शामिल करने की है। ये 2 योजनाएं असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए होगी। एक योजना खेल प्रोत्साहन के नाम से सरकार शुरू कर सकती है, जिसमें प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी योजना सुपर 5000 करके है, जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों को 25,000 रुपये तक की मदद दिए जाने की तैयारी है। ये माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में शिवराज सरकार इस योजना को पूरी तरह से कैश कराने की तैयारी में है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अचानक बिगड़ी तबीयत। भोपाल बीजेपी दफ्तर में आयोजित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के आयोजन में शामिल होने पहुंची साध्वी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो खड़े खड़े अचानक गिर गई। उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने घर के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बीपी लो हो गया था, जिसके कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि अब बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। ये घटनाक्रम तब हुआ जब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सुहास भगत और प्रभात झा मौजूद थे। उस समय सीएम शिवराज का भाषण चल रहा था। उसी दौरान सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उनको घर ले जाया गया। अब बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। जबलपुर में प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना अब भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी, जिसे खुद केंद्र सरकार अंजाम देगी। इसे लेकर सांसद राकेश सिंह के सुझाव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति दी है। वहीं भूमि अधिग्रहण से लेकर शेष काम केंद्र की निगरानी में होने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि शहर के चारों तरफ 112 किलोमीटर के दायरे में बनने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड का निर्माण अब केंद्र सरकार की निगरानी में ही होगा। इसकी स्वीकृति भी पूरी तरह से मिल चुकी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र भेजकर सांसद राकेश सिंह को दी है। गौरतलब है कि बीते वर्ष अल्पप्रवास पर जबलपुर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड फ्लाईओवर और रिंग रोड समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जबलपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना को न सिर्फ स्वीकृति दी, बल्कि इसे केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया है। गौरतलब है कि इस परियोजना के भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल हो जाने के बाद अब प्रदेश सरकार पर इस निर्माण कार्य का कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और पूरा काम केंद्र सरकार करेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन आज बोर्ड ऑफिस चौराहे पर है और यहाँ पर जो अधिकारी है वो हाथ ठेले पर गाड़ियों को रखकर पहुँच रहे हैं और विधायक आरिफ मसूद है उन्हीं से जानते। सर, ये जो प्रदर्शन है गाड़ियों को हाथ ठेले पर रखकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक तरह से विरोध। बढ़ते दाम, जिस तरह से कोरोना की महामारी के बाद केंद्र सरकार ने नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, गरीबों को पैसा दिया नहीं, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। जाहिर है डीजल के दाम बढ़ने से आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक बात है। तो हम सब लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ियाँ इसीलिए ठेलों पे रखें कि अब गाड़ी ठेले पे रख ली, छाती पे से हमने अपना कपड़ा भी उतार लिया। केंद्र सरकार और क्या क्या चाहती है वो बता दे कि जनता का क्या क्या इम्तिहान लेना चाहती है। इस प्रदर्शन के जरिए वो सरकार को ये बताने की कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन और संकट काल के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर एक तरह से दोहरी मार आम आदमी पर, इस तरह से जो केंद्र सरकार है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर एक तरह से महंगाई की दोहरी मार आम आदमी पर दे रही है। भाजपा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह की वाहन रैली के वीडियो के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस विधायक संजय यादव चरगवां टीआई की क्लास लगा रहे हैं। वाहन रैली को पुलिस के साथ मिलकर की जा रही गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे भी इसी तरह की गुंडागर्दी करें। जबलपुर की शाहपुरा तहसील में बाहुबलियों की लड़ाई अब पुलिस पर भारी पड़ रही है। 11 जून को शाहपुरा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए चरगवां से तिलवारा तक एक वाहन रैली निकाली गई थी, जिसमें वे खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुई थी और उनके वाहन रैली की अगुवाई पुलिस की डायल 100 कर रही थी। रेत कारोबार को लेकर अपना वर्चस्व बचाने के लिए यह रैली निकाली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक के पुत्र नीरज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। भाजपा की पूर्व विधायक के बाद कांग्रेस विधायक संजय यादव ने थाना प्रभारी पर अपनी भड़ास निकाली। संजय यादव ने थाना प्रभारी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण और सहमति से ये रैली निकाली गई थी।
ये गुंडागर्दी उनके क्षेत्र में नहीं चलने दी जाएगी और अब उनके कार्यकर्ता भी इसी तरह की गुंडागर्दी करेंगे। 11 जून को निकाली गई इस रैली का नया वीडियो सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि शाहपुरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और नेताओं की दबंगई सब पर भारी है। मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले 2 बच्चे नर्मदा नदी में पैर फिसलने से डूब गए थे, जिनमें अभी एक बच्चे का शव मिला है, बाकी दूसरे बच्चे की अभी भी तलाश जारी है। इसके साथ ही मंडला जिले के रपटा घाट में आज एक बुजुर्ग के डूबने की भी खबर है। जैसे जैसे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा तो इस समय मंडला जिले के रपटा घाट के निषाद राज घाट पर है, जहां नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर निषाद राज घाट में लगभग नर्मदा नदी अपने 1 फीट ऊपर से बह रही है। मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूंगा निषाद राज घाट की, जहां पर नर्मदा नदी करीब अपने 1 फीट ऊपर पानी से बह रही है। इस घाट के जहां तक निषाद राज घाट में जहां नर्मदा नदी अपने 1 फीट ऊपर बह रही है वहां पर लोगों को नहीं आना जाना चाहिए, लेकिन लोग अभी भी आ जा रहे हैं। लोगों को अपने जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लोगों को जो लगातार हादसे हो रहे हैं, इन हादसों से सबक लेना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ से सबक नहीं ले रहे हैं। लोग बेखौफ यहाँ पर घूमते जा रहे हैं। उधर डिंडोरी जिले में भी 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ की सीमा सोन तीरथ नदियों का पानी भी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इधर नर्मदा नदी में भी जलस्तर बढ़ने से छोटे छोटे मंदिरों पानी में डूब गए हैं। उधर घाट के ऊपर से पानी बह रहा है। इन सब बावजूद होने के बावजूद भी नर्मदा नदी लगातार अपने जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब को देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहा है। जिस प्रकार से प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी, प्रशासन बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाया है और लगातार प्रशासन की तैयारी न होने के चलते लगातार हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। सीधी के मजौली थाना इलाके के ताला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोबर गैस के गड्ढे में 4 बच्चे गिर गए। 15 वर्षीय एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन सभी को इलाज के लिए मझौली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहाँ हालत गंभीर होने पर इन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां अभी इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे सुबह घर से कुछ दूरी पर ही मौजूद आम की बगिया में आम चुनने के लिए गए हुए थे, जहां बारिश का पानी भर जाने से गोबर गैस के लिए बनाया गया गड्ढा जमीन के लेवल में आ गया था। इस वजह से बच्चों को गड्ढे का अंदाजा नहीं हुआ और जब एक बच्चा डूबने लगा तो उसका बीच बचाव करने में बाकी के 3 बच्चे भी गड्ढे में चले गए। जब सभी बच्चे डूबने लगे तो हल्ला मचा और बचाने गुहार पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इन्हें निकाला गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई महीने में घोषित करेगा। कक्षा 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में और कक्षा 12वीं का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में जारी किया जाएगा। हालांकि कक्षा 10वीं का रिजल्ट जून महीने में घोषित करे जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि अब जुलाई के महीने में ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि एमपी बोर्ड ने 25 जून और जून के आखिर तक कक्षा 10वीं के रिजल्ट घोषित करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली थी। हालांकि एमपी बोर्ड ने तारीख का ऐलान नहीं किया था, यानी रिजल्ट घोषित करने को लेकर जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई थी। उसके बाद ये अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि जुलाई महीने में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हाल ही में 16 जून को कक्षा 12वीं की जो स्थगित परीक्षाएं थी वो भी पूरी हुई हैं। लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। कक्षा 10वीं में 11.5 लाख और कक्षा 12वीं में 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जिनको कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स को रिजल्ट का इंतजार था, लेकिन अब जो रिजल्ट है वो जुलाई के महीने में ही जारी किया जाएगा। हालांकि ये भी एक बात है कि एमपी बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं सलीना सिंह, उनको 2 दिन पहले बदला गया है और सलीना सिंह की जगह 1985 बैच के जो IAS अधिकारी हैं राधेश्याम जुलानिया, उनको
एमपी बोर्ड की कमान सौंपी गई है। ऐसे में ये बातें सामने आ रही थी कि अब रिजल्ट जारी होने के वक्त पर अध्यक्ष को बदला गया है, ऐसे में रिजल्ट में देरी हो सकती है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में जुलाई महीने में ही रिजल्ट जारी करने को लेकर जो बातें हैं वो सामने आ गई, यानी साफ हो गया है कि अब जुलाई के महीने में ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि पहली बार होगा जब कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अलग अलग घोषित किया जाएगा। इससे पहले कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ ही घोषित किया जाता रहा, लेकिन अब कक्षा 10वीं का जुलाई के पहले हफ्ते में और 12वीं का जुलाई के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं इस बार कोरोना संकट के बीच छात्र छात्राओं को रिजल्ट जारी करते समय एमपी बोर्ड के ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा। होशंगाबाद में हर बरस 7 दिन तक निकलने वाली रथ यात्रा महोत्सव इस बार कोरोना संक्रमण काल के कारण केवल 1 दिन में ही पूरी की जा रही है। सेठानी घाट पर स्थित 750 वर्ष पुराने श्री जगन्नाथ मंदिर में इस समय हम हैं, जहां पारंपरिक तौर पर हर साल रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। जगन्नाथपुरी की तरह पारंपरिक रूप से आयोजन हर साल पूरा किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण 1 दिन में ही इस आयोजन को पूरा किया जा रहा है और प्रतीक के तौर पर भगवान जगन्नाथ को मंदिर परिसर का भ्रमण कराकर पुनः मंदिर में विराजमान कराया जाएगा। 2 घंटे की रथ यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। इस दौरान आम श्रद्धालु रथ यात्रा से दूर रहेंगे और पुजारी और पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था करते नजर आएंगे। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आज जारी कर दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना संक्रमण की वजह से माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय में नतीजे जारी नहीं किए गए, बल्कि चिप्स के दफ्तर में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नतीजे जारी किए हैं। इस बार 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड की कक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कों से ज्यादा लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत रहा। वहीं टॉपर लिस्ट की अगर हम बात करें तो बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों के छात्रों ने कमाल किया है। गांव और कस्बों के छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। 12वीं बोर्ड में 16 छात्र टॉप 10 में आए हैं और इसके अलावा 10वीं बोर्ड में यही संख्या 42 की रही है। 42 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और सबसे ज्यादा कमाल किया है 10वीं में मुंगेली की छात्रा प्रज्ञा कश्यप ने, जिन्हें 100% ला करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा कश्यप पढ़ाई के साथ ही साथ खेल में भी अच्छी रही हैं और 10 नंबर खेल का उन्हें बोनस में मिला है और इसलिए प्रज्ञा टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर रही हैं। जिस तरह से प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी लोगों से ये अपील की है कि जो भी छात्र अगर असफल भी होता है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन छोटे शहर और कस्बों के छात्रों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अगर हौसले जबरदस्त हो और मेहनत हो तो यकीनन बड़े शहरों से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन गांव के छात्र कर सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो सरकार सुधारेगी और शिक्षा मंत्री अपनी सरकार का ये श्रेय लेने से भी नहीं चुके। छत्तीसगढ़ में मौसम इस बार काफी मेहरबान है। अगर हम बारिश की बात करें, जून महीने में इस वर्ष अभी तक 215 mm बारिश दर्ज किया गया है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष 106% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के 28 जिलों में से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हुई है और इसके अलावा जो 22 जिले हैं जहां लार्ज एक्सेस बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह के 2 सिस्टम बने हुए हैं इसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया था उसके अनुरूप इस बार छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और अच्छी बारिश की वजह से किसानों के चेहरे हैं वो खिले हुए हैं और खेती किसानी के काम में तेजी आई है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में आज सैकड़ों बरसों पुरानी परंपराएं टूटी। जी हां, अधिकतर जो मंदिर है वहां पर रथ यात्रा नहीं निकली। राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में हर साल छेरा पारा की रस्म की जाती थी, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री सोने के झाड़ू से भगवान का पद बुहारते थे, लेकिन आज वो भी परंपरा नहीं की गई, वो भी परंपरा टूट गई। राज्यपाल को चूंकि पहले निमंत्रण दिया जा चुका था, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि अब ये रस्म नहीं निभाई जाएगी। हजारों की
संख्या में जो भक्त है वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते थे और ये जो रथ यात्रा है ये देखने लायक होती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में और भी कई जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर है वहां पर भी सैकड़ों सालों से परंपराएं जो है वो निभाई जा रही थी, लेकिन आज वहां पर भी रथ यात्रा नहीं निकाली गई। कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जो मंदिर प्रबंधन है उन्होंने ये निर्णय लिया और एक दो मंदिर ऐसे थे जहां पर मंदिर परिसर के अंदर ही एक औपचारिकता निभाई गई और भगवान को उनके मौसी के घर में भेजा गया। जाहिर तौर पर हर साल रथ यात्रा में राजधानी रायपुर में एक अलग तरह का ही उत्साह दिखाई देता था। हजारों की संख्या में भक्त जुटते थे भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में, उन्हें वो प्रसाद लेते थे। कई तरह की परंपराओं का निर्वाह किया जाता था, लेकिन आज कोरोना के चलते चूंकि इस तरह की अनुमति नहीं थी और चूंकि भगवान के मंदिरों में भी भक्त बड़ी संख्या में जुटते हैं, ये जरूर है कि भक्त जरूर भगवान के मंदिर तक आए, लेकिन उनको मंदिर के भीतर आने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि यदि कुछ लोगों को अनुमति दी जाती तो इस तरह से भीड़ बढ़ती। मंदिर प्रबंधन का कहना था कि और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता था। हम राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में यह एहतियात बरतना जरूरी। पुरानी बस्ती थाना के एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे थाना परिसर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। थाना को सील कर दिया गया है। यहाँ के जितने पुलिसकर्मी हैं सबका जो है चेकअप किया जाएगा, सबका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया जाएगा। वहीं जो लोग शिकायत लेके आएंगे उनकी शिकायत या तो टिकरापारा या आज़ाद चौक थाना में लोग कर सकते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण फैला है उसके बाद कई थाने राजधानी में हो चुके जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जो है थाने को सील कर दिया जा रहा है। इससे पहले भी जो है कुछ और थानों को सील किया गया है और उसके बाद ये पुरानी बस्ती थाना जो कि बहुत पुराना है ये भी सील कर दिया गया है। अब सारे लोगों के जो है टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कुछ और लोग तो कहीं पॉजिटिव नहीं निकलते हैं। तब तक जो है जो लोग भी यहाँ से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनका इलाज किया जाएगा, साथ ही बाकी लोगों को क्वारंटाइन रखा जाएगा। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अभी तक लाउड स्पीकर का प्रयोग आमतौर पर मस्जिदों में अजान के लिए या फिर मंदिरों में आरती पूजा के साथ ही साथ जो आमतौर पर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उपयोग किया जाता था, लेकिन बस्तर में लाउड स्पीकर का एक अभिनव प्रयोग जो है कुछ लोगों ने मिलकर किया और वो एक सफल प्रयोग जो है एक प्रेरणा बन गया है। दरअसल बस्तर ब्लॉक का भाटपाल गांव जो है इस समय चर्चाओं में है और वो इसलिए कि वहां पर लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। और ये ख्याल तब आया जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने सभी को परेशान किया, स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई और बच्चे घरों में कैद हो गए। ऐसे में कल के भविष्य को संवारने और सजाने के लिए एक तरीका जो है वो गाँव वालों ने अपनाया कि स्पीकर के जरिए बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई। शुरुआत में ये प्रयोग थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये प्रयोग इतना अच्छा हुआ कि गांव के बच्चे जो हैं अब सुबह भोर होते ही लाउड स्पीकर बजने का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही पूजा पाठ हो जाती है उसके बाद वो लाउड स्पीकर में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है वो बातें गूंजती हुई दिखाई देती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार लोगों के जहन में आ रही हैं और अब ज़िला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि आगे इसका विस्तार किया जाए। इसके माध्यम से अमर कथाएँ जो हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं और इसके अलावा और भी जो कि पाठ्यक्रम में ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें लाउड स्पीकर के ज़रिए बच्चों को पढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। ज़िला प्रशासन ने गांव वालों के इस अभिनव प्रयोग की काफ़ी ज़्यादा सराहना की है और अब ज़िला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि पूरे बस्तर ज़िले में चूँकि एक मिसाल बनेगी लाउड स्पीकर के ज़रिए पढ़ाई, तो अब पूरे ज़िले में इसको आने वाले समय में लागू किया जाएगा। ज़िला प्रशासन ये मानता है कि और भी बहुत सारी है जिस तरह की भ्रांतियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, इसके अलावा कुपोषण जैसी समस्या है जिसे लड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। तो आने वाले समय में ऐसी जो बातें हैं वो लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों की बताई जाएगी और ज़िला प्रशासन मानता है कि बहुत जल्दी बस्तर जो है वो आने वाले समय में लाउड स्पीकर के ज़रिए बदलता हुआ दिखाई देगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 5 दिनों के लिए विधानसभा को पूरी तरह से बंद किया गया है। विधायक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। सचिवालय 24 तारीख से 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। विधानसभा के अवर सचिव ने यह आदेश जारी कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, राजधानी रायपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा पूरी तरह से बंद रखी जाएगी 5 दिनों के लिए। विधानसभा पूरी तरह से बंद रहेगी। विधायक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। और इसी के साथ 15 शहर 15 रिपोर्टर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।